नमस्कार। आज एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। भारत में अगर पुलिस किसी से पूछताछ करती है तो उसके अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आज आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई अपराध हुआ है और पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति के पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी हो सकती है और वो उससे बात करना चाहती है। तो इसके बाद होता क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है, आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की जो कानूनी बुनियाद है वो एक नए कानून में है। इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएसएस कहेंगे। इसने पुराने सीआरपीसी की जगह ली है। तो इस नए कानून यानी बीएनएसएस का जो सेक्शन 180 है, वो पुलिस को ये अधिकार देता है कि वो मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति से मौखिक रूप से मतलब बोलकर पूछताछ कर सकती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये कोई भी व्यक्ति आखिर है कौन? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी केस में ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। मतलब इसमें सिर्फ गवाही नहीं आते, बल्कि वो व्यक्ति भी शामिल है जिस पर शक है, यानी कि आरोपी भी। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि पुलिस किससे पूछताछ कर सकती है, पर जिस व्यक्ति से सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या उसे हर सवाल का जवाब देना ही होगा? और यहीं पर एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी संतुलन देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो कानून कहता है कि व्यक्ति को मामले से जुड़े सभी सवालों का सच-सच जवाब देना होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे एक बहुत बड़ा अधिकार भी मिला है। वो ये कि उसे ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है जिसके जवाब से उस पर कोई आपराधिक आरोप लग सकता हो, कोई जुर्माना हो सकता हो या उसकी संपत्ति जब्त हो सकती हो। तो ठीक है, मान लीजिए कि पूछताछ हो रही है और बयान दिया जा रहा है, तो इसे रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? चलिए अब इस प्रक्रिया को और इसमें क्या-क्या सावधानियां बरती जाती हैं उसे समझते हैं। देखिए, प्रक्रिया काफी सीधी-सादी है। पहला स्टेप है मौखिक पूछताछ, मतलब पुलिस अधिकारी सवाल पूछते हैं। फिर दूसरे स्टेप में उस बयान को लिखा जा सकता है एक सच्चे रिकॉर्ड के तौर पर। और अब एक तीसरा विकल्प भी है, जो है ऑडियो वीडियो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी बयान को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और हाँ, यहीं पर महिलाओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और ख़ास सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। कुछ गंभीर अपराध हैं, जैसे बीएनएस की धारा 64 से 79 या 124 के तहत आने वाले अपराध। अगर इनकी शिकार कोई महिला है, तो उनका बयान सिर्फ और सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी या कोई और महिला अधिकारी ही दर्ज करेगी। ये सुरक्षा और संवेदनशीलता के लिहाज से एक बेहद ज़रूरी कदम है। तो चलिए, बयान तो दर्ज हो गया। अब आगे क्या? जब ये मामला अदालत में पहुंचता है तो इस बयान का क्या होता है? इसका कानूनी वजन कितना होता है? यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि पुलिस को जो बयान दिया गया उसकी कानूनी अहमियत आखिर है कितनी? क्या सिर्फ उस एक बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने नर्रापेड्डी राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में बिल्कुल साफ-साफ दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब ये कि ये बयान जांच का एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन सिर्फ इसके दम पर सजा नहीं हो सकती, खासकर तब जब गवाह बाद में अदालत में अपनी बात से मुकर जाए। अदालतें और भी कई चीज़ों पर ध्यान देती हैं। जैसे अगर बयान दर्ज करने में देरी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बयान बेकार हो गया। अदालत उसकी वजह देखेगी। और एक खास स्थिति होती है मृत्युकालिक कथन की, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं। मतलब अगर कोई बुरी तरह से घायल व्यक्ति मरने से ठीक पहले कोई बयान देता है तो उस बयान का कानूनी वजन बहुत ज्यादा होता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई सच न बोले या जवाब देने से ही मना कर दे तो क्या होगा? क्या इसके भी कोई नतीजे होते हैं? जी हाँ, कानून में इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। अगर कोई व्यक्ति सवालों का जवाब देने से इनकार करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 214 के तहत सजा हो सकती है। और अगर कोई जानबूझकर गलत जवाब देता है तो उसके लिए बीएनएस की धारा 212 के तहत सजा का प्रावधान है। तो आखिर में ये पूरा मामला किस बारे में है? ये है शक्ति और अधिकारों के संतुलन के बारे में। एक तरफ पुलिस की शक्ति है ताकि वो अपराध की जांच कर सके, और दूसरी तरफ है आम लोगों के अधिकार, जिनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और यही संतुलन हमारे न्याय की बुनियाद है।
उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको अपने अधिकार और कर्तव्य समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।